मैं बता रहा था 2019 में शहरियत तरमीमी कानून से बेचैन होकर अब्दुर्रहमान साहब ने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े के वक्त महाराष्ट्र में इस्तीफ़े के वक्त आप हुकूक इंसानी कमीशन की तफ्तीशी विंग के सरबराह थे। मिसरों के ज़रिए आपसे इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं कि मैं कतरा हो के भी तूफ़ान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जनाब अब्दुर्रहमान साहब। मुसलमानों के राजनीतिक पिछड़ेपन और हाल के दिनों में 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को दिए गए बहुत ही कम टिकट, ये 2 मौजू पे जो चर्चा सत्र रखा गया है, इस चर्चा सत्र के चीफ गेस्ट की नोट स्पीकर आली जनाब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, एक नोटेड इस्लामिक स्कॉलर एजुकेटर हैं और देश की राजनीति पर एक बारीक नज़र रखते हैं और सिर्फ नज़र ही नहीं रखते हैं, कौम को ज़रूरी वक्त पर गाइड भी करते हैं। हमारे 2 मेहमान अभी रास्ते में हैं। जितेंद्र आव्हाड साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, अभी प्रेजेंट एमएलए हैं। हुसैन दलवाई साहब एक्स एमपी राज्यसभा हैं। स्टेज पर मौजूद फाजिल अंसारी साहब जो समाजी और राजनीति एतबार से काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं भिवंडी में। एडवोकेट चन्ने साहब जो एक नोटेड लॉयर हैं और भीमा कोरेगांव में उन्होंने दलित साइड को बहुत ही मजबूती के साथ प्रेजेंट किया है। स्टेज पे मौजूद दीगर अफराद और मेरे सामने मौजूद भिवंडी के सभी दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि भारत की जो राजनीति है इसमें मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है। आज भारत आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस महोत्सव में क्या हम और आप शामिल हैं? क्या दलित, आदिवासी, कमज़ोर, गरीब मुसलमान शामिल हैं? क्या सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से या इकोनॉमिक एतबार से जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे क्या आपको मिल रहे हैं? यह इसका जवाब है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के 75 साल पूरे हो चुके हैं और जब लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ती है तो 75 साल का वक्त कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को नर्चर करने में, बढ़ाने में यहाँ के कमजोर तबके, गरीब, मुसलमान, दलित, आदिवासी लोगों ने बहुत बड़ा मेहनत किया है और बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है। लेकिन आप देखेंगे कि इन्हीं की भागीदारी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा कम है। और हम यहाँ पे जमा हुए हैं, मैंने ये जो किताब लिखी है और हम सब जमा हुए हैं, हम इल्तजा करने के लिए जमा नहीं हुए हैं कि हमको राजनीतिक भागीदारी दो। हम इसलिए जमा हुए हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने में हमने सबसे अहम रोल निभाया है, अदा किया है। चाहे वो वोटिंग परसेंटेज हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में हमारा फेथ हो, चाहे वो जो गवर्नमेंट सरकारें बनती हैं उसमें हमारा विश्वास हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा विश्वास हो, और हमारी ये सबसे बड़ी विश्वास कि अगर सरकार बनेगी तो हमें समानता मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमको इस देश में एक समान नागरिक के तौर पर देखा जाएगा। ये जो विश्वास है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में भारत के मुसलमानों में अहम रोल अदा किया है। और इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि चूंकि हम अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए हमको हमारे आबादी के हिसाब से हमको आ रहा जो जायज हक है राजनीति में वो हमको मिलनी चाहिए।
मैं आपको बताना चाहूंगा, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा चैप्टर नंबर 2 पर कि सर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसका ड्राफ्ट आया था, तो मई 1949 के ड्राफ्ट में आबादी के हिसाब से राजनीति में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। लेकिन उसको अचानक एक मैनिपुलेशन के तौर पे अलग अलग घटकों को अलग अलग तरीके से मैनेज किया गया और उस रिजर्वेशन को खत्म किया गया। लेकिन जब रिजर्वेशन के सिस्टम को खत्म किया जा रहा था तो सरदार हुकुम सिंह जो सिख कम्युनिटी के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि ठीक है रिजर्वेशन खत्म तो की जा रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने के 10 साल के बाद इस नॉन रिजर्वेशन के सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा। आज आप देखिए कि 75 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारी राजनीति में भागीदारी कहां है, इसको आज तक रिव्यू नहीं किया गया। यानी जो हमारे जो टॉल लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो प्रोमिसेस दिए गए थे, उस प्रोमिसेस को आज तक पूरा नहीं किया गया है। जब लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ी, 1952 का इलेक्शन हुआ, तो मुसलमानों का डिप्रीवेशन लगभग 60% था। यानी जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी 40% सीटें मिली, 60% सीटें नहीं मिली। 1957 का इलेक्शन हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे और तब भी मुसलमानों का डिप्रीवेशन बहुत ज्यादा था। इन 2 इलेक्शंस को देख करके जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर पे मुसलमानों से और देश के सारे माइनॉरिटी से ऐसा वादा किया है कि उनको आबादी के हिसाब से उनको राजनीति में भागीदारी देंगे। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है और ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उनको सही तौर पर टिकट दिया जाए ता करके वो चुन करके आ सके। लेकिन 1952 से लेकर के आज 2019 के इलेक्शन, यानी 17 पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए हैं और इन सारी बातों को जब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप डिजर्व करते थे 1070 एमपीज। कितना डिजर्व करते हैं आप? 1070, और मिले हैं कितने? 520 मिले हैं। यानी 50% से ज्यादा, यानी 53-54% आपको डिप्रीवेशन है। यानी आप 100 डिजर्व करते थे तो आपको 47-48 मिले हैं, 52-53% का आपको डिप्रीवेशन है। और इस डिप्रीवेशन का, यानी डिप्रीवेशन का मतलब है कि जब सही तादाद में लोग चुन करके पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे तो उसकी कहीं ना कहीं खामियाजा कौम को भुगतना पड़ता है। और खामियाजा क्या भुगतना पड़ा कि आज तक मुसलमानों में जो शेड्यूल कास्ट, जो दलित हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं दिया गया। हजारों राइट्स हुए, लाखों लोग मरे। ये राइट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं होते, देश के खिलाफ होते हैं। देश की इकोनॉमी रुक जाती है, देश का भाईचारा खत्म होता है, उसके खिलाफ आज तक कानून नहीं बना। हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसे लूटा जाता है कि जिसका कोई मालिक नहीं है, उसको एविक्ट करने के लिए वक्फ एविक्शन एक्ट को आज तक नहीं लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जिस तरह की भेदभाव होता है, जैसे उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे उनको टॉन्ट किया जाता है, सेम सिचुएशन मुसलमानों के लिए एग्जिस्ट होता है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको टॉन्ट किया जाता है, उनको सही तरीके से नहीं रहने दिया जाता है। तो जिस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट है, उसके आधार पर मुसलमानों के लिए भी कानून बननी चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए आज तक सरकारों ने कोई प्रॉपर कदम नहीं उठाया। और आज मैं आपको बता दूं कि आज आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं। पहले तो जो आपको सपोर्ट की चीजें थी वो नहीं बनी, आज आपको टारगेट करके लेजिस्लेशंस बन रहे हैं। कैसे लेजिस्लेशंस बन रहे हैं?
CAA जिसका जिक्र अभी आया, जिसके खिलाफ मैंने अपना त्याग पत्र दिया, आपको टारगेट करके बनाया जा रहा है ताकि आप में से कुछ को डिटेंशन सेंटर में डाला जा सके। ट्रिपल तलाक आपके खिलाफ आया, और मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेशंस की लाइन लगी हुई है आपके खिलाफ, चाहे वो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, चाहे वो और भी बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो टारगेट करके आपको बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मॉब लिंचिंग, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी तबसरा किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे कानून बननी चाहिए, और इसमें सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया तो दलितों को भी टारगेट किया गया है, आदिवासियों को भी टारगेट किया गया है। धुलिया जिले के साकरी में जो हमारे जो नोमैडिक ट्राइब्स के लोग हैं उनको भी टारगेट किया गया है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर आज तक कानून नहीं बना है। और ये सारा इसलिए हुआ, जो मैंने कहा कि पार्लियामेंट में आपकी उचित भागीदारी नहीं है, पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं है, स्टेट असेंबलीज में भी आपकी आवाज नहीं है। मौलाना, आपका मैं तवज्जो चाहूंगा कि आज देश में लगभग 4150 के आसपास एमएलएज हैं। आज जितने सारे असेंबलीज हैं स्टेट्स में 4150 के आसपास हैं, उसमें से मुसलमान डिजर्व करते हैं लगभग 600, और उनके एमएलएज कितने हैं? 296। यानी यहां भी 50% से ज्यादा डिप्रीवेशन है आपको। 500 से ज्यादा मिनिस्टर्स हैं देश में, आपको गिने चुने कुछ 20-25 आपके मिनिस्टर्स हैं। आपकी पावर में भागीदारी बिल्कुल जीरो है, और इसका भी फॉल आउट हुआ है, इसका भी नतीजा हुआ है कि जो स्कीम्स चलाई जाती है, जो डेवलपमेंट की स्कीम्स चलाई जाती है, चाहे वो सेंटर का हो, राज्य उसको इंप्लीमेंट करता है। जब स्टेट में आपकी आवाज नहीं हो तो आपकी चीजों को दबाया जाता है और डेवलपमेंट में आपकी हिस्सेदारी को खत्म किया जाता है। जितने जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हो, चाहे वो मालेगांव हो, भिमंडी हो, जहां पे आज हम बैठे हुए हैं, उनको जानबूझ करके नेग्लेक्ट किया जाता है। आज आप देख लीजिए, आप जहां पे भिमंडी के आप पार्ट हैं, MMRDA का हिस्सा होने के बावजूद यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हालात है। बॉम्बे से यहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, रोड के क्या कंडीशंस हैं। यहां ऐसा कहा जाता है कि भिवंडी इंडिया का मैनचेस्टर है, हैंडलूम और पावरलूम की वजह से उसको किस तरह से नेग्लेक्ट किया गया है। जहां पे किसानों को बिजली में सब्सिडी दी जाती है, आज जो पावर आप इस्तेमाल करते हैं पावरलूम के लिए, हैंडलूम के लिए, आपको सब्सिडी नहीं दी जाती है। हत्ता कि ये कि जो पावरलूम बिजनेस है वो बंद होने के कगार पर है। ये सारी इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी आवाज असेंबली में नहीं है। तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? कारण ये 2-3 कारण है। पहला कारण यह है पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। दूसरा कारण यह है इलेक्शन कमीशन का रोल है। तीसरा कारण है मीडिया और इंटेलेक्चुअल तबका। चौथा कारण है खुद मुस्लिम समाज। दूसरा जो कारण है इलेक्शन कमीशन, उसके रोल पे यहां पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एडवर्स जेरीमैंडरिंग हो या आपके जो डोमिनेटेड सीट्स हो उनके रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, चाहे आपके वहां पे इलेक्शन नहीं लड़ सके। एडवर्स जेरीमैंडरिंग का मतलब है कि मुसलमानों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको इस तरह से काटा गया है कि फाइनली उसको माइनॉरिटी बना करके रखा गया है। सर, मैं अपने ही जिले के एक एग्जाम्पल दूंगा, एक एरिया का जहां पे लगभग 1.25 लाख मुसलमान रहते हैं और उस एरिया को काट करके 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको मिलाया गया है और इस तरह से मिलाया गया कि फाइनल जो एरिया बचा हुआ है वहां पे मुसलमान माइनॉरिटी में। यह भी किताब में मैंने दिखाया है। यह इलेक्शन कमीशन का रोल है। मीडिया और इंटेलेक्चुअल तबका का रोल है कि आप पॉलिटिकल डिप्रीवेशन फेस कर रहे हैं, आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं है,
लेकिन यहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका उसको नहीं उठा रहा है, मीडिया उसको नहीं उठा रहा है। और तीसरा जो रोल है खुद कम्युनिटी का, कि आप पॉलिटिकली अवेयर नहीं हैं, आप जागरूक नहीं हैं, आपने कभी लीडरशिप नहीं पैदा किया, आपने जिनको वोट दिया उनसे आपने सवाल करना नहीं सीखा। तो हम आते हैं पहले रीजन पे, पॉलिटिकल पार्टीज के रोल पे, कि जिन्होंने हमें टिकट नहीं दिया। सर, इस किताब में चैप्टर नंबर 3 में मैंने लिखा है, सारे पार्टियों ने 1952 से लेकर के 2019 तक और रियासतों में किन पार्टियों ने मुसलमानों को कितना टिकट दिया। और इस एनालिसिस पे मैं पहुंचा हूं कि मुसलमानों की आबादी 14.2% है, लेकिन कांग्रेस ने इन 17 इलेक्शन में सिर्फ 6.5% टिकट आपको दिया है। जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो आप चुन करके कहां से आएंगे। बीजेपी ने लगभग 50 टिकट दिए इन 17 इलेक्शन में और उनके 4 एमपी चुन करके आए हैं। खैर, उनकी तो हम बात नहीं करते हैं, वो हमको पॉलिटिकल डिसएम्पावर करने की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं सीपीआईएम, सीपीआई। इन पार्टियों ने भी मुसलमानों को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, नॉमिनेशंस नहीं दिया है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इन्होंने भी आबादी के हिसाब से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है। सर, ये सिंगल लार्जेस्ट रीजन है जिससे मुसलमानों को आज इस हालत पे पहुंचा दिया है। आज मैं बात करूंगा 4 राज्यों की। 4 राज्यों के लिस्ट जारी हुए कांग्रेस के जरिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, राजस्थान। इन रियासतों में मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है। मौलाना, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा अफवाह फैलाया गया कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये कांग्रेस के खिलाफ किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेशनल लेवल पे मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट नहीं करता है। कहीं पे कांग्रेस को वोट करता है, कहीं पे समाजवादी पार्टी को वोट करता है, कहीं पे बीएसपी को वोट करता है, कहीं पे आरजेडी को वोट करता है, कहीं पे जेडीयू को वोट करता है, कहीं पे डीएमके को वोट करता है, कहीं पे कम्युनिस्ट को वोट करता है। ये प्रोग्राम उन सारे पार्टियों के खिलाफ है जिन्होंने मुसलमानों को प्रॉपर तरीके से टिकट नहीं दिया है। आज मैं इस मंच से जाहिर करना चाहता हूं। और हमारा ये खिलाफ नहीं है, हम बताना चाहते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं और आपको कितना टिकट देना है। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का लिस्ट जारी हुआ। छत्तीसगढ़ में मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है और वहां पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। 90 टिकट दिए गए सर, वहां पे सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया गया कवर्धा से, जबकि वहां मुसलमान 2 से 3 टिकट डिजर्व करता है। मध्य प्रदेश में 6.5% आबादी मुसलमानों की है और आबादी के हिसाब से उनको 15 एमएलए चाहिए। कांग्रेस के 230 लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है और उसमें से मुसलमानों को सिर्फ 2 टिकट दिया गया है, यानी 1% से भी कम। जहां पे आप 15 डिजर्व करते हैं वहां पे आपको 2 टिकट दिया गया है और आप वोट करते हैं वहां पे कांग्रेस को। तो मैं कहना चाहता हूं सर कि कांग्रेस ने पहली बार जाति जनगणना का सपोर्ट किया है। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो ये सामाजिक न्याय की बात सबके लिए होनी चाहिए। जब आप कहते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिसकी जिनकी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, यानी आबादी के हिसाब से आपको राजनीति में या बाकी चीजों में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन क्या इस सामाजिक न्याय के दायरे से क्या मुसलमान को नहीं रखा जाएगा? क्या उनको बाहर रखा जाएगा? अगर इसी तरह का रवैया रहा तो मुसलमान मजबूर हो जाएगा सोचने पर आपको वोट देने के लिए। इन सारी चीजों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि फिर मुसलमान क्या करें। इस किताब में मैंने वो भी लिखा है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जहां पे आपकी आबादी 1% से 10% तक है, वहां पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
जहां 10% से 30% तक है वहां पे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जहां 30% से लेकर के 50% या उससे ज्यादा आपके वोट्स हैं वहां आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन सारे चीजों को मैंने किताब में लिखा है, ये एक आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। लेकिन आखिर में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि दोस्तों, आप जो यहां पे मौजूद हैं, जिनको आप वोट देते हैं, उनसे जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, उनके क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रॉपर इंसाफ नहीं देंगे, आपको प्रॉपर भागीदारी नहीं देंगे। जिस पार्टी को आप वोट देते हैं उनसे सवाल करना सीखिए। जिन पार्टी को आप जिता करके सरकार बनाना चाहते हैं उनसे इक्तदार में हिस्सेदारी मांगिए। जिन पार्टी को आप वर्षों वर्ष वोट देते हैं उनसे एमपी और एमएलए का टिकट मांगना सीखिए। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, आपकी आबादी 11% है। आबादी के हिसाब से आपके 5 एमपी होने चाहिए। और पिछले 3-4 इलेक्शन को अगर हम और देख लें तो महाराष्ट्र में कभी भी एक से ज्यादा टिकट नहीं दिया गया है। 2009 में सिर्फ 2 टिकट मिला था, एक कांग्रेस ने दिया था अकोला से और आजम पानसरे को एनसीपी ने दिया था। 2014 और 2019 में सिर्फ एक पटेल साहब को अकोला से टिकट दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और इन सारे आंकड़े मैंने किताब में दिए हैं, कि धूले मालेगांव लगभग 25% मुसलमानों की आबादी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां से कभी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। आपका खुद भिवंडी, यहां पे 20 से 22% मुसलमान है। यहां आपका हक है, यहां पे आपका एमपी होना चाहिए। जब आपका एमपी होगा तब जाकर के सही में ही आपका मैनचेस्टर बनेगा। यहां पर भी आपको टिकट नहीं दिया गया है। ठाणे, मुंब्रा, यहां पे लगभग 20% मुसलमान है, यहां पे आपको टिकट नहीं दिया गया है। औरंगाबाद में आपको टिकट नहीं दिया गया है। वो गलती से और मुसलमानों ने एक स्ट्रेटजी के तौर पर इम्तियाज जलील को चुन करके भेजा, और वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आपको सीखनी पड़ेगी कि आपको कैसे इक़्तिदार और कैसे पॉलिटिकल भागीदारी हासिल करनी है। नांदेड़ है जहां से आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन आपको वहां पे टिकट नहीं दिया गया। कभी जो इन पार्टियों में जो लीडर्स हैं, चाहे वो एनसीपी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, या यहाँ पे नहीं है दूसरी पार्टियों में, समाजवादी में हो या आरजेडी में हो, जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उनको इतनी हिम्मत अपने अंदर पैदा होनी चाहिए कि जब लिस्ट जारी होता है तो इसमें आबादी के हिसाब से मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ है। विधानसभा में चलते हैं, आबादी के हिसाब से यहां पे आपको लगभग 35 एमएलए आपको चाहिए। 288 सीटें हैं यहां पे, और 11% के हिसाब से आपको 35 एमएलए चाहिए। 9, 10, 8, 7, 6, 5, लगभग 10 असेंबली से हम देखते आ रहे हैं। यह कब बदलेगा? इमेजिन कीजिए वो दिन कि जिस दिन आपके 20 से 25 एमएलए अगर असेंबली में हो जाए तो किसी भी मुसलमान लड़के को गलत तरीके से उठाया नहीं जाएगा, आपके एरियाज को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आप उस तरह की हरकत तो पैदा कीजिए, उस तरह की कोशिश तो कीजिए, पार्टियों से सवाल करना तो सीखिए। ये 35 जो सीटें हैं वहां से आप बखूबी चुन करके आ सकते हैं। कैसे? वहां की आपकी आबादी है, वहां पे आपके लीडर्स हैं। 10 तो चुन करके आते हैं, 7-8 हारते हैं, यानी 17 से 18 तक आपको टिकट दिया जाता है। 18-19 टिकट आपको नहीं दिया जाता। आप सवाल करना सीखिए कि जहां पे हम जीत सकते हैं, जहां पे हमारा हक है, वहां पे हमको आप टिकट कब देंगे। आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं, इस किताब में मैंने लिखा है कि मुसलमान जो हैं पॉलिटिकल तौर पर जागरूक कौम है। कम से कम वो जानते हैं कि उनकी भागीदारी कहां है। ठीक है, वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद है कि हमको इसे हासिल करना है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि चूंकि सारी चीजें पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट, तो हम पॉलिटिक्स में अपने आप को ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? अपने आप को पॉलिटिक्स में ट्रेन कीजिए, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में ट्रेन कीजिए, और उनको सेकुलर लीडरशिप डेवलप करने की कोशिश कीजिए। उनको सिखाइए कि आपको तहसील के चक्कर लगाने, आपको पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना है,
आपको गरीबों के लिए काम करना है, आपको मजदूरों के लिए काम करना है, आपको दलितों के लिए काम करना है, आपको आदिवासियों के लिए काम करना है, और जिसके भी खिलाफ जुल्म और ज्यादती होती है उसके लिए आपको काम करना है। आपको जात और धर्म नहीं देखना है। आप सेकुलर लीडरशिप को डेवलप कीजिए, और जिस दिन आप मेहनत करेंगे, सेकुलर लीडरशिप डेवलप करेंगे, उस दिन आप पार्टियों के सामने बैठ करके आंख से आंख मिला करके बात करेंगे, और अगर उन्होंने टिकट नहीं दिया तब आप अपने आप खड़ा होकर के अपनी सीट को चुन करके और अपनी जो काबिलियत है आप दिखा सकते हैं। जरूरी है कि आप अपने आप अंदर के जो पोटेंशियल है उसको आप डेवलप कीजिए। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किस एक दिन में नहीं होने वाला है, ये एक प्रोसेस है, इसमें वक्त लगने वाला है। आने वाले हो सकता है कि 50 साल में आपको आपकी आबादी के हिसाब से आपको न्याय मिलेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम कोशिश तो शुरू कीजिए, वैसी सोच तो डेवलप कीजिए। मैंने किताब में यह भी लिखा है कि अगर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो वहां पे वोट का डिवीजन होता है। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। अगर 3 लोग खड़े होते हैं यूपी में, कांग्रेस से, एक समाजवादी से, एक बीएसपी से, तो आप बैठिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वहाँ के उलमा, वहाँ पे के मुफक्किर, वहाँ के एक्टिविस्ट, सब बैठिए और तय कीजिए कि इन तीनों में सबसे मजबूत और सबसे काबिल उम्मीदवार कौन है, और उसको जिता के लाने की आप कोशिश कीजिए। अपने अंदर उस तरह की अवेयरनेस पैदा कीजिए, और जब तक अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, थिंक इन पॉलिटिकल टर्म्स, आप पॉलिटिकली सोचिए, आप खुद पॉलिटिकल बनिए, अपने बच्चों को पॉलिटिकल बनाइए। देखिए, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स खराब नहीं है। उसमें जो आए हुए लोग हैं उन्होंने गलती की है और उन्होंने खराबी फैलाई है। पॉलिटिक्स खराब नहीं है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। पॉलिटिक्स, चूंकि यहां पे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है। वहीं से सारी चीजें डिसाइड होती हैं, वहीं से कायदे कानून बनते हैं। आप पॉलिटिकल टर्म्स में सोचिए, अपने बच्चों को ट्रेन कीजिए, उनको सेकुलर लीडरशिप के लिए ट्रेन कीजिए, और ऐसा ट्रेन कीजिए कि आपकी जहां पे आबादी 40 या 45% है, आप अपने आप को सेकेंड पोजीशन पे मत रखिए, अपने आप को फर्स्ट पोजीशन पे रखने की कोशिश कीजिए। क्या आपने सोचा कि यूपी में दलितों की आबादी 25% है, आपकी आबादी लगभग 20% है। अगर दलित का वहां पे मुख्यमंत्री बनता है तो मुसलमान का उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है? जिस शहर में आपकी आबादी 40% है, मैंने लातूर में काम किया है, मैं वहां पे एएसपी था, 30 से 35% वहां पे मुसलमानों की आबादी है। अगर वो चाहे तो वहां के मेयर बनेंगे, लेकिन अपने आप को शुरू से ही सेकंड पोजीशन पे रखते हैं। आप ये सेकंड पोजीशन से अपने दिमाग को निकाल करके फर्स्ट पोजीशन पे लाने की कोशिश कीजिए। अपने आप पॉलिटिकल सोच के डेवलप कीजिए। बस इतना ही बोल करके मैं अपनी जगह लूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी देश में लोकतंत्र है। आप अपने घर में जाकर के अपने सारे वोटिंग कार्ड्स को सही तरीके से आप दुरुस्त कीजिए। जो भी उसमें गलतियां, आप नाम को दुरुस्त कीजिए, जेंडर को दुरुस्त कीजिए, आपके जो एड्रेस है उसको दुरुस्त कीजिए। 100% लोगों के पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और इलेक्शन के दिन पूरी तादाद में 100% में आप बाहर निकलिए घर से और वोट कीजिए। आज ये देश आपसे डिमांड कर रहा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदारी है, आपकी मिल्ली जवाबदारी है, आपकी समाजी जवाबदारी है कि आप अपने घरों से निकलिए और इस लोकतंत्र को बचाइए। ये देश आपसे एक कुर्बानी मांग रहा है। अगर आपका वोटिंग यहां पे नहीं है तो आप ट्रेन का टिकट लीजिए, आप प्लेन का टिकट लीजिए, आप यूपी बिहार जाइए। अगर महाराष्ट्र के किसी जिले से आते हैं तो वहां ट्रैवल करके जाइए, लेकिन इतिहास में ऐसा दर्ज कराइए कि जब लोकतंत्र को बचाने का नौबत आया था, जब लोकतंत्र को बचाने की जवाबदारी सारे कंधों पे थी, तो भारत के मुसलमानों ने अपने घरों से निकल करके 100% वोटिंग की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।